यदि हम जाति की उत्पत्ति को समझने की कोशिश करें कि चूंकि जाति व्यवस्था बहुत अधिक जटिल रही है, तो समाजशास्त्रियों के लिए ये बड़ा जिज्ञासा भरा प्रश्न रहा कि इसकी उत्पत्ति कब और किन दशाओं में हुई। और इस संबंध में अनेक जो सिद्धांत हैं वो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, जिसमें हमें प्रजातीय सिद्धांत देखने के लिए मिलता है। यह जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का सबसे पुराना सिद्धांत है और सबसे पुराना सिद्धांत कहा जा सकता है, और इसे भारतीय इसे ही साधारण रूप से जाति की उत्पत्ति का आधार मानते हैं। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में इसका प्रतिपादन किया गया है। इसे अलौकिक विश्वास के साथ जोड़ दिया गया। और वैसे परंपरा में यदि हम देखें तो ये परंपरागत व्याख्या यदि हम इसकी करें तो उपनिषद, महाकाव्य, धर्मशास्त्र, स्मृतियों में भी इसकी जो ये सिद्धांत है ये थोड़ा थोड़ा हमें देखने के लिए मिलता है। और यह सिद्धांत यह कहता है कि यह केवल सिद्धांत जो है ये केवल इसकी पुष्टि के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं, और यह सिद्धांत वर्ण और जाति में भ्रम पैदा करता है। हमने परंपरागत सिद्धांत, जब वर्ण की उत्पत्ति हमने देखी थी वहाँ पर भी हमने इसे पढ़ा था। और इसी प्रकार समाजशास्त्री अभी भी ये कहते हैं कि वर्ण और जाति पृथक पृथक धारणाएं हैं। यह वर्ण की उत्पत्ति का सिद्धांत हो सकता है, परंपरागत सिद्धांत, लेकिन जाति की उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं है। और इन आलोचनाओं के बाद भी इस सिद्धांत का बड़ा महत्व है, और लेकिन जो भारतीय समाज है वह इसे स्वीकारता ही है कम से कम। तो जहाँ पर हमने यह देखा था कि जो ब्रह्मा या विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, और उसकी भुजाओं से क्षत्रिय, और पैरों से जंघाओं से उसके वैश्य, और पैरों से उसके शूद्र की उत्पत्ति को हमने समझने की कोशिश की थी। वहीं से ये माना जाता है कि जो जाति व्यवस्था है वो जाति व्यवस्था भी इसी प्रकार उत्पन्न हुई है। और यह भी कहता है कि कृष्ण ने 100 ब्राह्मणों, 100 क्षत्रियों, 100 वैश्यों और 100 शूद्रों को जन्म दिया। इन्हीं से सारी सृष्टि की रचना हुई, और प्रत्येक जो वर्ण है उसकी रचना गुण और कर्म के आधार पर की है। और ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में भी वर्णों की उत्पत्ति इसी प्रकार मानी गई। किंतु जातियों की उत्पत्ति के लिए जो मनु है उन्होंने प्रतिलोम विवाह और वर्ण संकरता, यानी कि प्रतिलोम विवाह का अर्थ है कि जब उच्च कुल की कन्या और जो निम्न कुल की जो कन्या से उच्च कुल का यदि पुरुष विवाह करता है, और यदि जो वर्ण है, जो वधू है वो वधू यदि उच्च कुल की है और वर यदि निम्न कुल का है, तो इस प्रकार से जो होने वाले विवाह हैं, जो प्रतिलोम विवाह, अनुलोम विवाह और वर्ण, इसके कारण उत्पन्न हुई जो वर्ण संकरता है, उस वर्ण संकरता को जाति की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार माना गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट सिद्धांत है वो ब्राह्मणवादी सिद्धांत है। इनका जो अब्बे डुबोए हैं, अब्बे डुबोए को ब्राह्मणवादी सिद्धांत का इस प्रवर्तक माना जाता है। अब्बे डुबोइस इनका नाम है, और इसको ब्राह्मणों की चतुर्युक्ति का सिद्धांत भी कहा जाता है। और इनकी ये मान्यता है कि जाति व्यवस्था ब्राह्मणों के द्वारा अपने लिए बनाई गई एक राजनीतिक योजना मात्र है, जिन्होंने अपनी उच्च स्थिति और सत्ता को सदैव के लिए स्थायित्व प्रदान करने की दृष्टि से इसकी रचना की है। गुरिये ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया है, और उन्होंने इसके साथ ही जो प्रजातीय आधार है उसको भी उन्होंने शामिल कर लिया है। इनकी मान्यता है कि जाति व्यवस्था इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणों की उपज है। उन्हीं के विचारों के आधार पर यदि इस सिद्धांत को देखा जाए तो मूलतः यह सिद्धांत इस बात को प्रमाणित करता है कि ब्राह्मणों की स्थिति सर्वोच्च क्यों हुई, लेकिन जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का एकमात्र आधार इसको नहीं माना जा सकता। तो ब्राह्मणों को चूंकि अपनी स्थिति को ऊपर रखना था, इसलिए उन्होंने इस प्रकार की एक समाज व्यवस्था, चाहे वो वर्ण के रूप में है चाहे जाति के रूप में है, वह उन्होंने उत्पन्न की। तो यदि यह मान लिया जाए कि ब्राह्मणों की एक सुनियोजित योजना का परिणाम है जाति व्यवस्था, तो हजारों वर्षों से यह उसी प्रकार प्रभावपूर्ण कैसे बनी रही, जबकि ब्राह्मणों के खिलाफ कई आंदोलन भी हुए हैं। साथ ही इसका अस्तित्व उन जगहों पर भी है जहां ब्राह्मणों का कोई प्रभाव नहीं है, इसलिए इसे अप्रामाणिक कहा जा सकता है। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है प्रजातीय सिद्धांत। सर हर्बर्ट रिजले इस सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी पुस्तक द पीपल ऑफ इंडिया में करते हैं।
और प्राय पाश्चात्य विद्वान इस सिद्धांत से सहमत हैं। मैक्स वेबर, मैकाइवर, पेज, क्रोबर और अनेक भारतीय विद्वान जैसे राय, दत्त, घुरिये, मजूमदार इसे स्वीकार करते हैं। रिजले के अनुसार भारतीय जाति व्यवस्था की उत्पत्ति में 6 कारण प्रमुख रहे हैं। प्रजातीय संपर्क से उत्पन्न वर्ण संकरता, वर्ण भेदभावना, मूल निवासियों की एक संपूर्ण जनजाति जो हिंदू धर्म की श्रेणी में जनजातीय उपनाम या नई जाति के नाम के साथ प्रविष्ट हो गई है, देशांतर गमन से बनी जातियां और रीति में परिवर्तन से पैदा हुई जातियां। रिजले की ये मान्यता है कि जाति भारत में शुरू से ही नहीं थी, वरन इसका प्रारंभ आर्यों के आगमन के बाद हुआ और यह जो प्रणाली है यह अनुलोम और कुलीन विवाह प्रथा के कारण अस्तित्व में आई है। अनुलोम विवाह कहा जाता है जब चूंकि कन्याओं की स्थिति, महिलाओं की स्थिति समाज में निम्न मानी जाती है, तो यदि उच्च जाति का जो पुरुष है, यदि वह अपने ही, जैसे जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण अपने ही वर्ण के अतिरिक्त ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से विवाह करता है, उसको अनुलोम विवाह कहा जाता है। लेकिन जब उच्च कुल की कन्या निम्न कुल के जो का वर है, यदि वह उससे विवाह करती है तो उसको प्रतिलोम विवाह का नाम दिया जाता है। तो घुरिये ने भी इस सिद्धांत को माना है और उनका कथन है कि इसका सूत्रपात इंडो आर्यन लोगों के आने से पहले हुआ। उनके 3 वर्ग पहले से ही थे और अपनी गौरव, अपनी श्रेष्ठता को बनाए रखने की दृष्टि से उन्होंने आदिवासियों को दास बनाया। कालांतर में वही शूद्र हो गए और विजेता होने के कारण उन्होंने यहाँ की स्त्रियों से विवाह कर उनका करना अपना अपमान समझा। इस तरह अनुलोम और प्रतिलोम विवाह प्रथा अस्तित्व में आई। और लेकिन ये कहा जाता है कि एकमात्र प्रजातीय मिश्रण और प्रजातीय विशुद्धता की धारणाओं के आधार पर जाति की उत्पत्ति को न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। यदि वास्तव में देखें तो इस व्यवस्था की उत्पत्ति में अन्य कारक भी महत्वपूर्ण रहे हैं। इसका जो नेक्स्ट सिद्धांत है वो है व्यावसायिक सिद्धांत। इसकी जो उत्पत्ति है, इसके जो प्रवर्तक हैं वो नेस्फील्ड हैं और नेस्फील्ड का कहना है कि कर्म और केवल कर्म ही जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी हैं। नेस्फील्ड का यह सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन एकमात्र पेशे के आधार पर ही जाति व्यवस्था को नहीं समझा जा सकता। भारतीय समाज में पेशे आनुवांशिकता द्वारा निश्चित होते रहे हैं। उनमें कुछ मौलिक दोष इसमें हैं जिनके आधार पर इनकी आलोचना की गई है। हटल ने इनकी आलोचना की कि यदि व्यवसाय ही जाति का निर्धारण करता है तो कृषि में संलग्न एक लोग जितने भी हैं वो एक ही होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो जो व्यावसायिक सिद्धांत है, व्यावसायिक सिद्धांत भी पूरी तरह से इसको भी लागू नहीं किया जाता। हालांकि इनका ये कहना है कि एक व्यवसाय विशेष के करने वाले लोगों ने अपने को एक जाति का घोषित किया। व्यवसायों की उच्चता एवं निम्नता उनकी पवित्रता के आधार पर तय होती है। जिन व्यवसायों को समाज में ऊंचा एवं पवित्र समझा जाता उन्हें अपनाने वाली जातियां भी समाज में ऊंची मानी गई। अपवित्र और निम्न समझे जाने व्यवसायों को करने वाली जाति की सामाजिक स्थिति भी निम्न मानी गई। इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है धार्मिक सिद्धांत। इसके जो प्रतिपादक हैं वो हुकार्ट व सेनार्ट हैं और इन विचारकों का यह मानना है कि जाति व्यवस्था का जन्म धर्म और उसके विभिन्न कृत्यों के कारण हुआ है। हुकार्ट का मानना है कि पहले राजाओं का स्थान समाज में सबसे अधिक प्रतिष्ठित था। उन्हें ईश्वर का अवतार कहा जाता था। वे धार्मिक क्रियाओं में आगे रहते थे। समस्त कार्यों के लिए अलग अलग व्यक्ति होते थे और उन कार्यों को संपादित करते थे। इस तरह धार्मिक कार्यों की विभिन्नता के आधार पर ही जाति व्यवस्था अस्तित्व में आई। इसमें ब्राह्मण चूंकि ज्ञानी थे, अतः राजाओं ने उन्हें त्याग का सिद्धांत देकर समाज से अलग कर दिया, अपनी पूजा करवाई। कृष्ण और राम जो कि क्षत्रिय थे इसके उदाहरण हैं। हुकार्ट मानते हैं कि संपूर्ण जाति व्यवस्था की उत्पत्ति धार्मिक क्रियाओं और कर्मकांडों से संबंधित है। कर्मकांडों की क्रियाएं पवित्रता के आधार पर उच्च और निम्न स्तरों में विभाजित होती हैं और प्रत्येक क्रिया के लिए कुछ विशेष व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है। और ये मानते हैं कि शुरू से ही चारों वर्णों का विभाजन धार्मिक क्रियाओं को पूर्ण करने के उद्देश्य से हुआ है। यह सिद्धांत जाति की उत्पत्ति के संदर्भ में बिल्कुल भी प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें दी गई व्याख्याएं ऐतिहासिक दृष्टि से पूरी नहीं उतरती हैं। केवल धर्म के आधार पर जाति को नहीं समझा जा सकता। यह सामाजिक संस्करण की व्यवस्था है। यह केवल धर्म और कर्मकांडों पर आधारित व्यवस्था नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी है, इसका प्रतिपादन हट्टन के द्वारा 1861 में किया गया, जिसको कि प्रजातीय सिद्धांत की आलोचना के रूप में किया गया और यह सिद्धांत है आदिम संस्कृति या मानव का सिद्धांत।
विभिन्न जातियों के बीच पाए जाने वाले विवाह एवं खानपान संबंधी निषेधों को समझाने के लिए हट्टन ने माना का सहारा लिया। माना का अर्थ है एक रहस्यमय, अलौकिक एवं अवैयक्तिक शक्ति जो कि प्रत्येक व्यक्ति वस्तु में भिन्न भिन्न मात्रा में पाई जाती है। यह एक स्पर्श से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आ जा सकती है। इसका प्रभाव अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है। इसलिए माना में विश्वास करने वाले लोग अपरिचित व्यक्तियों के स्पर्श से डरते हैं। अन्य शक्तियों एवं समूहों के माना से बचने के लिए ही अंतर्विवाह, खान पान, सामाजिक सहवास संबंधी नियम लागू किए गए। आर्य जब भारत में आए तो उनके सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव ने भारत में ऊंच नीच के भेदभाव को अपनाया। आर्यों में पहले से ही सामाजिक वर्गों की निश्चित श्रेणियां थीं और भारत के मूल निवासियों ने भी माना की शक्ति के आधार पर अनेक जो निषेध थे उनका पालन किया जाता था एवं समूहों में विभाजन था। किंतु यहाँ पर जो मूल निवासी थे उनमें ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था। यह आर्यों के प्रभाव के कारण ही उत्पन्न हुआ। तो हट्टन ने जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए अनेक कारकों जैसे भौगोलिक पृथक्करण, खान पान संबंधी निषेध, माना में विश्वास, विभिन्न प्रजातीय एवं संस्कृतियों का संघर्ष, वर्णों का विकास तथा प्रशासकों की आर्थिक एवं प्रशासकीय नीतियों आदि के प्रभाव को भी स्वीकार किया है। इस सिद्धांत की आलोचना मजूमदार वदान द्वारा की गई और उन्होंने कहा कि माना की धारणा विश्व की सभी जनजातियों में पाई जाती है, फिर भी भारत में ही उसके आधार पर जाति की उत्पत्ति क्यों हुई? ये तो संपूर्ण विश्व में होनी चाहिए थी। जब हट्टन यह मानते हैं कि जाति की उत्पत्ति में अनेक कारकों का योग रहा है तो फिर माना या आदिम संस्कृति के आधार पर इस संस्था के उद्गम को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। और जाति की उत्पत्ति से संबंधित जो लास्ट थ्योरी है वो है बहुकारक सिद्धांत, मल्टीफैक्टर थ्योरी। जाति प्रथा की उत्पत्ति को प्रकट करने के लिए अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है और अनेक अन्य कारकों की को नज़रअंदाज किया गया है। जाति प्रथा एक जटिल संस्था है। इसके उद्गम और विकास में बहुत सारे फैक्टर्स रहे हैं। एक लंबे समय के विकास का परिणाम है जाति। इस पर धर्म, प्रजाति, भौगोलिक तथा राजनीतिक कारकों, सांस्कृतिक संपर्क, रक्त की शुद्धता की भावना, व्यवसाय एवं कर्मकांड, इन सभी का प्रभाव रहा है। और हट्टन इसी बात को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि यह बात जोर देकर कही जाती है कि भारतीय जाति प्रथा कई भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक कारकों की अंत्यक्रियाओं का स्वाभाविक परिणाम है जो अन्यत्र कहीं भी इस प्रकार सम्मिलित रूप में नहीं पाए जाते। अतः स्पष्ट है कि जाति प्रथा को जन्म देने में किसी एक कारक का नहीं बल्कि अनेक कारकों का, अनेक कारणों का योगदान हुआ है। और वास्तव में यदि देखा जाए तो इसकी उत्पत्ति नहीं हुई बल्कि इसका उद्विकास हुआ है। और उद्विकास किसको कहते हैं? उद्विकास यानी परिवर्तन की एक बहुत धीमी प्रक्रिया जो कि सरलता से जटिलता की ओर और बहुत धीमी गति से अपने आंतरिक कारकों के प्रभाव स्वरूप उत्पन्न होती है, घटित होती है। इसको हम उद्विकास कहते हैं। तो इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जाति की उत्पत्ति नहीं हुई बल्कि जाति का उद्विकास हुआ है एक लंबे समय के साथ ही। और जो वर्ण व्यवस्था थी वो वर्ण व्यवस्था जब अनेक खंडों में विभाजित हुई, उसमें अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, वर्ण संकरता जैसे एस्पेक्ट जब उसमें शामिल हो गए तो जाति जो व्यवस्था है वो जाति व्यवस्था हमारे सामने आई।